नमस्कार साथियों, आज हम लोग पार्लियामेंट के उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जिसमें कि उसे राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में हम सभी लोग जानते हैं कि यूनियन और स्टेट्स के बीच अर्थात संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन होता है। और हमारे संविधान ने 7वीं अनुसूची में इस डिवीजन को बाकायदा 3 सूचियों के अंतर्गत रखा हुआ है। एक को कहते हैं हम संघीय सूची या यूनियन लिस्ट, जिसमें लगभग 97 विषय हैं। दूसरा है राज्य सूची जिसमें लगभग 66 विषय हैं और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो यूनियन लिस्ट है या संघीय संघ सूची है, उस जिसको हम लिस्ट 1 कहते हैं, उनमें जो विषय हैं उस पर एक्सक्लूसिवली संघीय सरकार को अर्थात संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जो राज्य सूची है उसमें जो विषय हैं उस पर राज्य सरकारों को कानून अर्थात राज्यों की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का मतलब ये है कि उसमें जो विषय रखे गए हैं उन विषयों पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है अर्थात संसद भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी, राज्यों की विधानसभाएं भी अपने अपने राज्यों के क्षेत्राधिकार के लिए कानून बना सकती हैं। बस उसमें शर्त ये है, संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, आर्टिकल 254 के अनुसार उसमें व्यवस्था ये बनाई गई है कि वैसे तो समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि इसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट हो अर्थात संघीय सरकार में और राज्य सरकार की किसी कानून में अगर कोई विरोध हो तो उस विरोध में जो पहली शर्त ये है कि केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाएगा और राज्य का जो कानून है जिस सीमा तक वो केंद्रीय कानून के अनुकूल नहीं है उस सीमा तक वो लागू नहीं होगा, उसको निरस्त माना जाएगा। तो ये संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में ये प्रावधान हमारे संविधान में करता है। और इसके अलावा एक और भी प्रावधान है कि जो भी विषय राज्य सूची में नहीं है, जो भी विषय संघीय सूची, जो भी विषय राज्य सूची में नहीं है, जो विषय समवर्ती सूची में नहीं है, वो मान लिया जाएगा कि वो एक प्रकार से अवशिष्ट शक्तियां हैं। जिन शक्तियों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, किसी सूची में जिसका वर्णन नहीं है, उन शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूरी पावर्स माना जाता है आर्टिकल 248 के अनुसार। और उस रेजिड्यूरी पावर पर या उस जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर संसद को कानून बनाने का अर्थात संघीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से एक संघीय व्यवस्था होते हुए हमारे संविधान ने बाकायदा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार को परिभाषित कर दिया है कि केंद्र सरकार कितने कानून बना सकती है और राज्य सरकार कैसे कानून बना सकती है। सामान्य स्थिति तो ये है, लेकिन हमारे संविधान में एक खास बात यह है कि हमारा संविधान एक्सक्लूसिवली और बहुत रिजिड डिवीजन नहीं करता है और संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि अगर संसद चाहे तो वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अगर संसद चाहे तो वो राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पे भी कानून बना सकती है। और आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कि संघीय सरकार अर्थात हमारी संसद उन विषयों पे भी कानून बना सकती है जो विषय की राज्य की सूची में वर्णित किए गए हैं। सामान्यतः तो केंद्र सरकार संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना की गई है जिसमें कि संघीय सरकार राज्य सूची में आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है। ऐसी 4 परिस्थितियों की परिकल्पना हमारा संविधान करता है। संविधान में इसका बाकायदा उल्लेख भी है। पहला ओकेजन ये है कि अगर राज्यसभा संसद का जो उच्च सदन है या जिसको हम संसद का प्रथम सदन कहते हैं, वो सदन यदि एक प्रस्ताव पास करे। दूसरा
परिस्थिति ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पास करें। तीसरी स्थिति ये है कि अगर देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हो जाए। और चौथा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तरदायित्व हैं, अगर उनके पालन के लिए कोई कानून ज़रूरी है तो चाहे वो किसी के भी क्षेत्राधिकार में आता है, उस पर हमारी संसद या हमारी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो 4 परिस्थितियों की परिकल्पना हमारा संविधान करता है। एक 5वीं परिस्थिति की परिकल्पना कभी कभी प्रायः कुछ छात्र कहते हैं कि राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय भी संसद हमारी राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। लेकिन इसमें एक फर्क है कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति हो जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना रही हो और राज्य सरकार भी कानून बना रही हो, और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषयों पे अर्थात राज्य सूची के विषय पे कानून बना सके। लेकिन अनुच्छेद 356 जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर नहीं कानून बनाती है, बल्कि राज्य का, जिस विशेष राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस पूरे राज्य का जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा का पूरा संसद को ट्रांसफर हो जाता है। उसमें राज्य में कोई भी विधायिका काम नहीं कर रही होती है, तो विधायिका काम ही नहीं कर रही होती है तो विधायिका के द्वारा कानून बनाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती, बल्कि एक प्रकार से पूरा राज्य का जो विधायी शक्ति है उसको ओढ़ लेती है और संसद एक प्रकार से उन सभी विषयों पे कानून बना सकती है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो वो एक दूसरा मसला है। लेकिन बहरहाल हम लोग आज इन 4 जो प्रमुख सिचुएशंस हैं उस पर बात करेंगे। और वो पहली सिचुएशन ये है कि आइए देखते हैं कि कब जो पहला जो कंडीशन है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे। तो अब राज्यसभा प्रस्ताव कब पारित करती है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि राज्यसभा अगर कोई भी ऐसा विषय है जो कि राष्ट्रीय हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है और वो राज्य सूची के विषय में है, तो कोई भी विषय राज्य सूची का ऐसा हो जो कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ हो और उस पर कानून बनाना आवश्यक भी हो और एक्सपीडिएंट भी हो, अर्थात आवश्यक भी हो और ज़रूरी भी हो, एक प्रकार से बहुत ज़रूरी हो कि उस राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाए, भले ही वो चाहे राज्य सूची में वो कानून क्यों ना आता हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कंडीशन है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करे और राज्यसभा को वो प्रस्ताव अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है, उन 2/3 सदस्यों की जो उपस्थित भी हों और मतदान भी कर रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से नहीं हमको 2/3 से मतलब है, हमको जो लोग उपस्थित हैं राज्यसभा में और मतदान कर रहे हैं उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए। और अगर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा पारित कर देती है तब संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि संसद उस विषय पर एक कानून बनाए। और संसद में जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है वो वैसे ही होती है कि उसे लोकसभा में पेश किया जाए, राज्यसभा में पारित हो, या राज्यसभा में पेश किया जाए तो राज्यसभा में पारित हो, लोकसभा में पारित हो, तो दोनों सदनों में पारित हो, उसके राष्ट्रपति की उसकी एसेंट मिले, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले, तब जाके वो कानून बनता है। तो प्रक्रिया वही है कानून बनाने की, लेकिन शर्त यह है कि इसमें राज्यसभा अपने उपस्थित और वोट मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे। और यह प्रस्ताव या यह जो कानून बनेगा, ये कानून
पूरे देश के लिए या किसी क्षेत्र के लिए संसद बना सकती है। और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रकार का बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष तक ही वैध होता है। अगर 1 वर्ष के बाद उसको एक्सटेंड करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो राज्यसभा को पुनः एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और फिर वही शर्त लागू होगी। राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पुनः एक प्रस्ताव पारित करे कि इस कानून को 1 साल के लिए बढ़ाया जाए। तो राज्यसभा अगर इस प्रकार का पुनः एक प्रस्ताव पारित कर देती तो उस कानून को 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। राज्यसभा ऐसा जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकती है, अर्थात राज्यसभा पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो 1 बार इसको बढ़ाए कि 2 बार बढ़ाए कि 10 बार बढ़ाए, वो इसको बढ़ाती रह सकती है। और ऐसा कोई भी कानून जो कि राज्यसभा के प्रस्ताव के अंतर्गत बनता है, जब वो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, प्रस्ताव की अवधि खत्म हो जाती है, अर्थात मान लीजिए राज्यसभा ने नहीं बढ़ाया उसको आगे, तो उसके बाद 6 महीने के बाद वो कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस दौरान उस कानून के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए गए हैं या जो भी काम किए गए हैं या जो भी कामों को नहीं किया गया है, वो सारे के सारे वैध माने जाएंगे, वो बाकायदा लीगली वैलिड होंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वालों के प्रस्ताव पारित करे, 1 साल के लिए संसद उस पर कानून बना सकती है, जिसको राज्यसभा के प्रस्ताव से 1 साल के लिए बढ़ाया जाता रहेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि राज्यसभा जो प्रस्ताव पारित कर दे वो तो ठीक ही है। इसी प्रकार से अगर 2 या दूसरी सिचुएशन, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य, मिनिमम 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य मिलजुल कर एक प्रस्ताव पारित करें, मान लीजिए कि यूपी बिहार मिल जाएं और एक प्रस्ताव पारित करें, या यूपी बिहार राजस्थान मिल जाए, मध्य प्रदेश मिल जाए, 4 राज्य मिल जाए, जितने भी राज्य मिल जाए, मिनिमम 2 मिलने चाहिए। एक राज्य अगर प्रस्ताव पारित करेगा तब नहीं ऐसा होगा, 2 राज्यों को कम से कम प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि राज्य सूची के किसी एक पर्टिकुलर विषय पर संसद कानून बनाए, उनके लिए, उनके राज्य के लिए, उनको और राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, उन 2 राज्यों के लिए कानून बनाए, या जितने भी राज्यों ने सहमति करके ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। और यह प्रस्ताव उनके राज्यों की जो व्यवस्थापिकाएं हैं वे पारित करेंगी। यहाँ पे छात्रों को ये इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के एंगल से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जहाँ पे राज्य की विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अर्थात बाई कैमरल चैम्बर्स हैं, वहाँ दोनों चैम्बर्स को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। और जहाँ पे केवल एक सदनात्मक विधान सभा ही है, विधान परिषद नहीं है, वहाँ पे केवल एक सदन को पारित करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्य अगर संसद से कोई कानून बनवाना चाहते हैं तो कम से कम 2 राज्यों का शिरकत होना चाहिए, और उन दोनों राज्यों में जो वहाँ की विधान सभा या विधान परिषद या एक या दोनों जो भी स्थिति है, उन दोनों को एक सिंपल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है कि यहाँ पे 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से दोनों सदन प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर वो उसको संसद को भेजेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे, और उस पर संसद एक कानून बना सकती है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि राज्यों ने कह दिया कि नहीं आप बनाइए तो संसद बनाएगी। राज्य उस पर अगर अपना प्रस्ताव भेजते हैं तो संसद उस पर कानून बना सकती है, और अगर वो संसद कानून बनाती है तो केवल उन्हीं राज्यों पे वो कानून अप्लाई करेगा जिन राज्यों के द्वारा कि ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं। हाँ, ये ज़रूर हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि एक बार राज्यों के प्रस्तावों के अनुरूप अगर संसद कोई कानून बना देती है तो और वो कानून लागू हो जाता है, तो अगर दूसरे राज्य भी चाहें तो वे ऐसा ही प्रस्ताव पारित करके उन कानूनों को अपने यहाँ भी लागू करवा सकते हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बार 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रस्ताव पे संसद ने कानून बनवाया तो वो कानून केवल उन्हीं राज्यों पे लागू होगा जिन्होंने कि प्रस्ताव किया है, लेकिन बाद में और राज्य भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित करके अपनी अपनी व्यवस्थापिकाओं से उस कानून को अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं। और ये जरूर है
कि हाँ, एक बार लागू हो जाने के बाद इन कानूनों को संसद अपने दोबारा चाहे तो उसको चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, निरस्त कर सकती है। संसद को तो अधिकार है ही, क्योंकि संसद ने ही ऐसा कानून बनाया है। लेकिन फिर वो लॉ लागू रहेंगे और उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो कितने समय तक लागू रहेंगे। एक बार संसद ने उन कानूनों को बना दिया तो फिर वो कानून राज्यों के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। उसमें केवल और केवल केंद्र के द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है। ये दूसरी परिस्थिति है जब राज्य अपने प्रस्ताव विधानसभाओं के द्वारा या विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा प्रस्ताव पारित करा के संसद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाए। तब उस राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बनाती है। तीसरी परिस्थिति तब पैदा होती है जबकि देश में आपातकाल लागू होता है अंडर आर्टिकल 352। जब अंडर आर्टिकल 352 के, और ये संविधान के अनुच्छेद 250 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है कि जब कंट्री में इमरजेंसी होगी, और इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय आपात से है, आर्टिकल 352 से है। जब आपातकाल लागू होता है तो आप जानते हैं कि देश में केंद्र सूची और राज्य सूची का जो भेद है वो समाप्त सा हो जाता है, और केंद्र सरकार अर्थात संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। और ये ज़रूर है कि जब वो आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उस आपातकाल के समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने तक वो कानून बस लागू रहेगा। एक बार आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने के बाद वो कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन समाप्त होने के पहले उस कानून के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, उनकी वैधता पे किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आएगी। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये चौथा जो सिचुएशन है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडर आर्टिकल 253 ये व्यवस्था की गई है कि संसद जो हमारे भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, या किसी ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या एसोसिएशन का अगर भारत सदस्य है तो उन तमाम कॉन्फ्रेंसेस के जो निर्णय हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट या किसी फॉरेन स्टेट के साथ हमारा जो ट्रीटी या एग्रीमेंट है, अगर उसको लागू करने के लिए सरकार को कोई भी कानून बनाना पड़ता है तो सरकार अर्थात संसद उन कानूनों को बना सकती है। तो ये 4 सिचुएशंस हैं जिसमें कि संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। पहला, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे 2/3 बहुमत से उपस्थित हो मतदान करने वाले। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्य अपने विधान सभाओं और विधान परिषदों के प्रस्तावों से एक पहल करें कि संसद कानून बनाए। तीसरा, देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। और चौथा, कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व या अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत सरकार या संसद की राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब पार्लियामेंट राज्यसभा के प्रस्ताव पे या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पे कोई भी कानून बनाता है तो ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उन दोनों ही परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि राज्य की विधानसभाएं काम करती रहती हैं। तो जिन विषयों पे राज्य सूची के संसद कानून बनाएगी राज्यसभा के प्रस्ताव पे या आपातकाल के दौरान, उन विषयों पे वहाँ की राज्यों की विधानसभाएं भी कानून बना सकती हैं। ऐसा नहीं कि उस पर कोई बंदिश होगी, आप इस पे तो केंद्र से कानून बना रहा है तो हम क्यों कैसे कानून बना, नहीं, उस पर वो भी कानून बना सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि अगर कभी केंद्रीय कानून में और राज्य के कानूनों में कोई अंतर्विरोध होता है तो उसमें केंद्रीय कानून प्रिवेल करता है, एंड द स्टेट लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट्स रूल का मुद्दा है कि जो प्रेसिडेंट रूल अगर किसी एक राज्य में मान लीजिए लागू है तो
तो वहां की तो टोटल लेजिस्लेटिव पावर ही संसद को ट्रांसफर की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 5वां सिचुएशन है, वो 5वां सिचुएशन नहीं है, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट सिचुएशन। उसमें द इंटायर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट इज ट्रांसफर टू द पार्लियामेंट। तो वो एक दूसरा मसला है जो कि हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल में कभी उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों सरकारों के अर्थात संसद और विधानसभा दोनों के एग्जिस्ट करते हुए, दोनों के काम करते हुए यही केवल 4 परिस्थितियां हैं। राज्यसभा का प्रस्ताव, 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना, राष्ट्रीय आपात का लागू होना, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। तो इस संबंध में मैं समझता हूँ कि अगर कोई आपके प्रश्न हो, कोई आपके सुझाव हो, तो ज़रूर शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।